30 जुलाई 2024 की वो तारीख, केरल का वायनाड इलाका। ये सिर्फ एक तारीख या एक जगह का नाम नहीं है, ये एक बहुत ही विनाशकारी भूस्खलन की कहानी है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा की कहानी भी नहीं है। असल में ये उन चेतावनियों की कहानी है जिन्हें सुना नहीं गया, उन खतरों की कहानी है जिन्हें जानते बूझते नजरअंदाज किया गया, टाला जा सकता था। तो आज हम इसी बात की तह तक जाएंगे कि आखिर वायनाड की ये त्रासदी प्रकृति का कहर कम और इंसानी चूक का नतीजा ज्यादा क्यों थी। जरा उस रात के बारे में सोचिए। वायनाड के मुंडकई, चुरलमाला और पंचिरेमट्टम जैसे गांवों में मूसलाधार बारिश हो रही थी, और फिर आधी रात के आसपास एक ऐसी आवाज गूंजी जो बारिश के शोर से कई कई ज्यादा भयानक थी। ये गहरी, डरावनी गड़गड़ाहट थी जिसे मीलों दूर तक सुना गया। जानते हैं ये किसकी आवाज थी? ये पहाड़ों के टूटने की आवाज थी। मिट्टी, पत्थर और अनगिनत पेड़ों का एक सैलाब, एक विशाल सैलाब पूरे के पूरे गांवों को निगलता हुआ नीचे की तरफ भागा और अपने पीछे छोड़ गया एक खौफनाक खामोशी। जब सुबह हुई और बचाव दल वहां पहुंचे तो तबाही का वो मंजर किसी के भी दिल को दहलाने के लिए काफी था। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद जो आधिकारिक आंकड़ा सामने आया वो था 231 शवों का। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 231 टूटे हुए परिवारों की कहानी है। और ये त्रासदी यहीं पर खत्म नहीं हुई। 119 लोग आज भी लापता हैं। माना जाता है कि वो मिट्टी और मलबे की उस विशाल लहर में हमेशा के लिए खो गए। और ये तारीख 30 जुलाई 2024 अब केरल के इतिहास में एक ऐसे काले दिन के तौर पर दर्ज हो गई है जो हमें हमेशा एक दुखद सबक की याद दिलाती रहेगी। तो यहाँ एक बहुत बुनियादी सवाल खड़ा होता है, क्या ये प्रकृति का कोई अचानक आया हुआ कहर था, या फिर एक ऐसी त्रासदी जिसका अंदेशा, जिसका पूर्वानुमान बहुत पहले से था, जिसे आते हुए देखा जा सकता था? हमारे आज के विश्लेषण का यही केंद्रीय बिंदु है। इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें एक बहुत ही मजबूत कॉन्सेप्ट को समझना होगा। चलिए एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। सोचिए, एक आदमी एक बहुत बड़े बांध के पास रहता है। वो हर रोज देखता है कि बांध की दीवार में एक पतली सी दरार पड़ गई है, और ये दरार हर गुजरते दिन के साथ थोड़ी और चौड़ी होती जा रही है। वो जानता है कि ये खतरनाक है, पर वो खुद को बस ये तसल्ली देता है, अरे आज कुछ नहीं होगा। और फिर एक दिन वो बांध टूट जाता है। वायनाड की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इसी को कहते हैं ग्रे राइनो इवेंट। ग्रे राइनो यानी एक ऐसा बड़ा, भारी भरकम खतरा जो खुले मैदान में सीधा हमारी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है, लेकिन हम उसे देखने के बावजूद अनदेखा कर देते हैं। ग्रे राइनो का कॉन्सेप्ट इस बात पे जोर देता है कि समस्या जानकारी की कमी की नहीं है, समस्या है एक्शन ना लेने की। खतरा सबके सामने होता है, लेकिन सिस्टम, सरकारें उस पर कार्रवाई न करने का चुनाव करती हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए ग्रे राइनो की तुलना अक्सर ब्लैक स्वॉन से की जाती है। देखिए, ब्लैक स्वॉन वो घटनाएं होती हैं जो बहुत दुर्लभ होती हैं और जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, जैसे 9/11 का हमला। लेकिन ग्रे राइनो वो ठीक इसके उलट हैं। वो अनुमानित होते हैं और उन पर एक्शन लिया जा सकता है। वायनाड कोई ब्लैक स्वॉन नहीं था, वो एक ग्रे राइनो था जिसकी चेतावनी सालों से दी जा रही थी। तो चलिए अब उन सबूतों पर एक नजर डालते हैं जो ये साफ साफ दिखाते हैं कि वायनाड की आपदा एक क्लासिक ग्रे राइनो थी जो सालों से हमारी तरफ बढ़ रही थी। देखिए, ये कहानी 2011 में शुरू होती है। तब माधव गाडगिल की अध्यक्षता वाले वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल यानी WGEP ने इस पूरे इलाके को पारिस्थितिक रूप से सबसे संवेदनशील घोषित किया था और यहाँ किसी भी तरह के बड़े कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाने की सलाह दी थी। फिर 2018 और 2019 में ठीक पास में ही पुथुमाला और कवलप्पारा में भयानक भूस्खलन हुए। और तो और इस बड़ी त्रासदी से ठीक 48 घंटे पहले एक लोकल सेंटर ने साफ साफ चेतावनी दी थी कि अगर बारिश 600 मिलीमीटर का आंकड़ा पार कर गई तो भूस्खलन होना तय है। चेतावनियां हर तरफ थीं। तो सीधी सी बात यह है कि एक्सपर्ट्स ने बार बार लगातार खतरे की घंटी बजाई। गाडगिल कमेटी हो या उसके बाद बनी कस्तूरी रंगन कमेटी, दोनों ने ही पाबंदियों की बात की। लेकिन एक के बाद एक आई सरकारों ने इन वैज्ञानिक सलाहों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों इन साफ साफ दी गई चेतावनियों को अनसुना कर दिया गया? इसका जवाब छिपा है उन इंसानी गतिविधियों में जिन्होंने इस पूरे इलाके की कुदरती सुरक्षा को कमजोर कर दिया और तबाही के लिए एक परफेक्ट स्टेज तैयार कर दिया। वजहें कई थीं। बहुत बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई हुई, खतरनाक खड़ी ढलानों पर कॉफी और चाय के बागान बना दिए गए, अवैध खनन होता रहा
और एडवेंचर टूरिज्म के नाम पर पहाड़ों को खोखला कर दिया गया। इन सब ने मिलकर जमीन की जो पानी सोखने और खुद को थामे रखने की कुदरती ताकत थी, उसे ही खत्म कर दिया। जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये पूरी कहानी खुद ब खुद कह देते हैं। वायनाड का जो मूल जंगल कभी 1800 वर्ग किलोमीटर में फैला था, वो 2018 तक घटकर सिर्फ 600 वर्ग किलोमीटर रह गया। इसका मतलब क्या हुआ? 2/3 जंगल पूरी तरह से साफ हो गए। ये आंकड़ा ही अपने आप में समस्या की गंभीरता को दिखाता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं हम, बहुत ज्यादा बारिश और नाजुक पहाड़ी ढलानों ने मिलकर बंदूक को लोड तो कर दिया था, लेकिन उस बंदूक का ट्रिगर वो इंसानी गतिविधियों ने ही दबाया। पर्यावरण के इस विनाश ने वो कमजोरी पैदा की जिसका फायदा भारी बारिश ने उठाया। तो अब जरा उन सबकों की बात करते हैं जो इस त्रासदी के मलबे से हमें सीखने चाहिए, और साथ ही उन संस्थागत नाकामियों पर भी गौर करते हैं जिन्होंने इस संकट को और गहरा बना दिया। देखिए, आपदा के दौरान भी सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के पास छोटे लोकल लेवल पर सटीक भविष्यवाणी करने का कोई सिस्टम नहीं था। केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी KSDMA के पास उस इलाके के लिए कोई खास प्लान ही नहीं था। लोगों को निकालने की कोशिशें भी आधी अधूरी और बेअसर रहीं, और स्थानीय पंचायतों को बिना किसी अधिकार या साधन के असहाय छोड़ दिया गया। ये एक ऐसी सिस्टमैटिक नाकामी थी जिसने त्रासदी को और भी बदतर बना दिया। लेकिन स्लाइडिंग अर्थ स्कैटर्ड लाइव्स रिपोर्ट सिर्फ गलतियां नहीं गिनाती, वो आगे का रास्ता भी दिखाती है। स्थानीय पंचायतों को अधिकार देना, भविष्यवाणी की तकनीक को बेहतर बनाना, अंधाधुंध विकास पर रोक लगाना और सबसे जरूरी, एक्सपर्ट्स की बात सुनना। ये वो ठोस कदम है जो भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोक सकते हैं। और अंत में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ देती है। वायनाड की कहानी हमें सिखाती है कि साफ साफ दिख रहे खतरों को नजरअंदाज करने का नतीजा क्या होता है। तो सवाल हम सबके लिए है, आज हमारी दुनिया में, हमारे समाज में, हमारी आंखों के ठीक सामने वो कौन सा ग्रे राइनो है जो हमारी तरफ दौड़ रहा है, जिसे हम जानते हुए भी अनदेखा कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें UPSC, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। UPSC एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।